हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ इंटरव्यू का पार्ट 23 है। अब हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मतलब मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, ज़रूरी ही है, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिलेटेड है जो एनपीए अकाउंट्स होते हैं उनकी रिकवरी से, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। एंड बात वही है कि जो हमारी इंटरव्यू क्लासेस के मेंबर्स हैं वो इस पूरे वीडियो को देख पाएंगे। अगर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हमारी क्लासेस नहीं ज्वाइन की हुई हैं तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एक बार आप पेमेंट करेंगे, ऐसा लिंक ओपन होगा, यहाँ पर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस डालेंगे, पे करेंगे। पे करने के बाद आप यहाँ पर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर डालकर लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर आपको इंटरव्यू की जितनी भी वीडियोस हमने अभी तक प्रोवाइड की हुई हैं फुल लेंथ सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और आने वाले जो भी हैं 20-25 वीडियोस वो भी आपको यहीं पर दिखती रहेंगी। तो प्लीज़ आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करिए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। चलिए अब हम बात करते हैं सरफेसी एक्ट के बारे में। देखिए, सरफेसी एक्ट जो है वो कब बना था? 2002 में सरफेसी एक्ट बना था। ठीक है, इसको हम बताएंगे कि सरफेसी एक्ट बना कैसे था। बेसिकली हुआ ये था कि बैंकिंग सेक्टर में 2002 से पहले कोई भी लोन एनपीए हो जाए, कोई भी लोन अगर आपका वापस नहीं कर रहा है तो इसको रिकवरी को लेकर के बैंक के पास कोई भी अधिकार नहीं था। मतलब अगर कोई लोन एनपीए हो जाता है तो वो एनपीए हो जाएगा, बैंक अपना पैसा जो है वो रिकवर नहीं कर पाती थी। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, देखिए, एक बैंक होती है, ये बैंक है, ठीक है। चलिए, ये बैंक हो गई। बैंक क्या करती है, बैंक के पास डिपॉजिटर्स जो हैं वो अपना पैसा जमा करते हैं। ठीक है, ये लोग अपना पैसा जमा कर रहे हैं और किसी को बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए बैंक क्या करती है, इसी डिपॉजिटर के पैसे को बैंक जो है जो भी लोग को रिक्वायरमेंट होती है उनको लोन देती है। ठीक है, इनको इंटरेस्ट बैंक 6% पे करती है, इनको इंटरेस्ट बैंक 9% पे लोन देती है। और इसी से बैंक जो है सर्विस चार्जेस लेकर के, इंटरेस्ट ज़्यादा लेकर के बैंक अपना प्रॉफिट जो है वो कमाती है। अब जो डिपॉजिटर्स पैसा दे रहे हैं वो तो आज नहीं तो कल अपना पैसा वापस मांगने आएंगे ही। लेकिन सपोज करिए कि ये लोग जिनको लोन दे रही है बैंक, अगर ये लोग इनमें से कोई भी पैसा वापस नहीं कर रहा है तो फिर बैंक सस्टेन नहीं कर पाएंगी। बैंक जब डिपॉजिटर्स पैसा लेने आएंगे तो उनको वापस कैसे करेंगी? ठीक है, लोन तो एनपीए होते जा रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते जा रहे हैं और पैसा कुछ नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर बैंक क्या होगी, पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगी और जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा भी मारा जाएगा। तो तभी जब ऐसा होने लगा, जब लोन्स बहुत ज़्यादा एनपीए होने लगे, तो गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई थी। ठीक है, उसमें थी आपकी मैं सिर्फ एनएआर लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, एनएआर सीओएम नरसिम्हन कमेटी 1 थी जो कि मनमोहन सिंह द्वारा बनाई गई थी। और नरसिम्हन कमेटी 2 थी जो कि पी चिदम्बरम जी के द्वारा बनाई गई थी। एंड उसके बाद जो है आपकी एक और थी जिसको हम बोलते हैं अंध्यार्जुना कमेटी। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ANDHYARUJNA, अंध्यार्जुना कमेटी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज़ अलग अलग टाइम पे बनाई गई। बेसिकली ये 3 कमेटीज़ थी जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ये रिकमेंड किया कि बैंक को जो है वो रिकवरी का अधिकार मिलना चाहिए। अगर बैंक्स जो है पैसे को रिकवर नहीं करेंगी तो बैंक्स एक एक करके डूबती जाएंगी, डिपॉजिटर्स का पैसा भी डूबता जाएगा। और उसमें बहुत से ऐसे भी लोन हो सकते हैं जो बिजनेस, जो कि जानबूझ के मतलब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बैंक से लोन लिया, वो जानते हैं बैंक की रिकवरी बैंक तो कर नहीं पाएगी, और जानबूझ के उसको घाटे में दिखा दिया, डूबा हुआ दिखा दिया, या बिजनेस वो सही से कर ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर भी बैंक का ही नुकसान है। तो इन कमिटीज़ की और जितनी भी रिकमेंडेशंस आई उनके बेस पर गवर्नमेंट ने सरफेसी एक्ट लाया। कब लाया? गवर्नमेंट सरफेसी एक्ट लाई 2002 में। ठीक है, अभी देखो, देश को फाइनेंशियल सेक्टर या देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लोन देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब आप लोन देंगे तभी न्यू बिजनेसेस जो है वो लोग स्टार्ट करेंगे, नए बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से ही आपकी जीडीपी बढ़ेगी, आपका सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, नई जॉब जनरेट होंगी। तो लोन देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सरफेसी एक्ट 2002 में गवर्नमेंट लाई। अब देखते हैं यहाँ पर हम सरफेसी एक्ट है क्या। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये गलत, TRUCTION, ओके, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल
assets and enforcement of security interest एक्ट। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। अभी आप बोलेंगे इतना बड़ा फुल फॉर्म है, कैसे याद होगा? बेसिकली इस एक्ट के 3 पार्ट हैं जिनसे बैंक को 3 तरह के अधिकार मिले। ठीक है, इसमें पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है आपका सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, दूसरा पार्ट है आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, और तीसरा है आपका इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये 3 पार्ट हैं। ये 3 तरह के जो है बैंक को अधिकार मिले, बैंक को पावर्स मिली। ठीक है, सरफेसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ? बैंक को ये अधिकार मिला कि बैंक बिना किसी लंबे कोर्ट प्रोसीजर के, आपको पता है कोर्ट में तो सालों केस चलते हैं, तो 2 चीज़ें डीआरटी एंड डीआरएटी आप लोग को पता होगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और जो आपका होता है डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, वहीं पर केस चलते हैं बैंक के जो कि जल्दी रिजॉल्व होते हैं। तो बैंक को सरफेसी एक्ट के थ्रू ये अधिकार मिला कि किसी बिना लंबे कोर्ट प्रोसीजर के जाए बिना जो भी एनपीए हो रहा है लोन, वहाँ से रिकवरी कर सके, ऐसे अधिकार दिए गए। तो इसके 3 पार्ट हैं, तीनों हम एक एक करके देखेंगे और आपको सरफेसी एक्ट समझ में आ जाएगा कि बैंक को यहाँ से क्या अधिकार मिले। पहला है सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल से हम तीनों चीज़ें समझेंगे। एक बैंक है, ठीक है, बैंक ने क्या किया? किसी बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन दिया। अब 1 करोड़ रुपए का लोन दिया तो बैंक ऐसे ही तो 1 करोड़ का जो लोन है वो दे नहीं देगी। बैंक क्या करेगी भाई? कुछ आपके पास लैंड होगी, कुछ मशीनरी होगी, कुछ तो एसेट्स होंगे ना बिजनेस शुरू करने के लिए। तो बैंक क्या करेगी? उन एसेट्स को कम से कम मॉर्गेज कर लेगी, मतलब अपने पास गिरवी रख लेगी। ठीक है, सपोज उन एसेट्स की कीमत 50 लाख रुपए है। ठीक है, आपका बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन दिया, जिसमें 40 लाख 50 लाख उन एसेट्स की कीमत है, जिसमें लैंड होगी, बाकी आपकी मशीनरीज एंड ऑल होगी, जो भी है। ठीक है, तो अभी कल को ये लोन अगर एनपीए हो जाता है तो लोन एनपीए होने के बाद बैंक क्या करेगी? बैंक वेट करेगी कि आप लोन चुका दें, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, लोन एनपीए हो गया। अब बैंक के पास जो डिपॉजिट, बैंक की हालत ख़राब होने लगी, डिपॉजिटर्स जो है वो पैसे जमा करने नहीं आएंगे। तो सिक्योरिटाइजेशन से ये अधिकार मिला बैंक को कि ये जो 50 लाख रुपए का मॉर्गेज है बैंक के पास, इनके बेस पर बैंक बॉन्ड्स इशू कर सकती है। मतलब बैंक जो है, लोग पैसे जमा करेंगे, उसके बदले में बैंक उनको बॉन्ड दे देगी कि ये जो बॉन्ड होंगे वो सेफ बॉन्ड होंगे, क्योंकि बैंक इस मॉर्गेज के आधार पर ये बॉन्ड इशू करेगी। कल को बैंक पैसा नहीं दे पाती है तो भी डिपॉजिटर्स क्या करेगा? डिपॉजिटर्स का उस प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा और वो वहाँ से बेच करके अपने पैसे निकाल सकता है। तो सिक्योरिटाइजेशन में जो पहला पार्ट है सरफेसी का, उससे बैंक को ये अधिकार मिला कि जो भी एसेट्स हैं लोन अकाउंट्स की जो एनपीए हो चुके हैं, उनके बिहाफ पे बैंक जो है वो बॉन्ड इशू कर सकती है। अब दूसरा बैंक को अधिकार क्या मिला? देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। रिकंस्ट्रक्शन